जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर के लिए बताया था 2024 वाले पेपर में जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वही लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आप लोग चाहें तो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस बार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस साल क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसके हिसाब से बनाए हैं। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने ऐड करे हैं, लगभग 20 न्यूमेरिकल्स ऐड करे हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आए हुए थे, है ना। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब कुछ न्यूमेरिकल आ गए थे जिसका पैटर्न आज तक एमपी बोर्ड ने कभी पूछा नहीं है, वो भी आया हुआ था। ठीक है, इस बार उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, आप लोग वही क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उस पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, पेपर लगभग उसमें से ही आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज मार्क्स वाइज लिए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पहले बताए हैं, फिर 3 नंबर क्वेश्चन बताए हैं और फिर 4 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि सबसे पहले अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है और उसकी यूनिट बताएं, है ना। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और उसकी यूनिट। दूसरा जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो लिया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसकी यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक आने चाहिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, डायरेक्टली बनेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और उसकी डायमेंशन बताना है। ठीक, अच्छा डायमेंशन की जगह यूनिट भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि डायमेंशन लिखा तो डायमेंशन ही पूछेगा, यूनिट भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद लिया है व्हाट इज फंडामेंटल चार्जेस, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है और उसकी वैल्यू बताएं। ठीक है, फिर है राइट एनी, ये क्या है एनी, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें 2 फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बतानी है। अच्छा एक और चीज, 2 मार्क्स के लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ, कितने आएंगे 8। अब 8 क्वेश्चन अगर आएंगे तो पूरे फिजिक्स के सिलेबस से आएंगे, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि 14 चैप्टर में से कहां से आने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। इस वजह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर से लिए हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कुछ 10 साल के पेपर एनालिसिस करे उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं। ठीक है, देखें अगला, जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, राइट इट्स यूनिट। कैपेसिटेंस क्या होता है और उसकी यूनिट बताना है। फिर हमने लिया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बाद वैल्यू बताना है अर्थ के लिए पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, अच्छा इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज। इसके बाद है डिफाइन रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स 2 फैक्टर्स, रेजिस्टेंस बताना है और उसके 2 फैक्टर बताना है। फिर आता है व्हाट इज रेजिस्टिविटी, राइट इट्स यूनिट, रेजिस्टिविटी क्या है और उसकी यूनिट क्या है। अच्छा, मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन में मार्क भी करूंगा अभी, जिससे वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। इंपॉर्टेंट सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जो आने वाले हैं मैं उनमें टिक कर देता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, पहला एक ये मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताना है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो मैं लूंगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसकी यूनिट। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जिनमें डबल टिक लगा रहा हूं, है ना। चलिए इधर देखते हैं, इधर जैसे क्वेश्चन 6 से 10 तक था, तो इसमें हमारे पास है, ठीक है ये हो गया, हाँ ये रजिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट है, रजिस्टिविटी क्या होता है उसकी यूनिट बताना था। और एक पोटेंशियल क्या होता है और उसके अर्थ का पोटेंशियल बताना है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, अगला स्लाइड क्या है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, है ना। आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे लिखा है व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसकी यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ पूछा जाता है।
एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, ये वैसे बहुत कम, मतलब एक ही बार आया है पिछले साल, इस बार चांसेस नहीं है और डिलीट नहीं हो पाया ये, तो इतना कोई खास नहीं है ये, है ना, आप स्किप कर सकते हो वैसे तो, बाकी एक बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं लॉरेंस फोर्स क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म बताना है। तो देखो लॉरेंस फोर्स जो है ना, उसका मैग्नेट के फॉर्म पे बताना है, जो F इक्वल टू लिखा था फॉर्मूला हमने, और उसका वेक्टर फॉर्म बताना है, यही पूछा जाता है। और डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स में, ये फोर्स आएगा, फील्ड की जगह क्या आएगा, फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में डिफरेंस बताना रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगली हमारी स्लाइड क्या है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे है, शंट क्या होता है, उसके यूजेस बताना, ये मैग्नेट वाले चैप्टर के टॉपिक्स है ना। फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा कि गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिले। और इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखा है, मैथमेटिकल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लेंज लॉ, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, लेंज लॉ बताना है और डिफाइन करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी यूनिट बताना है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया है वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। ठीक है, इनमें से हो सकता है 1 मार्क्स में जो आता है ना, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में आता है, उसमें डायरेक्ट यूनिट पूछ ली जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, ये कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगली स्लाइड क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है। जैसा पहला डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन बताना है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। फिर बताना है क्या, राइट द सोर्स एंड टू यूजेस ऑफ ईच, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक नाम दे देगा, जैसे इंफ्रारेड दे दिया, अब पूछा इसके 2 यूज बता दो या इंफ्रारेड का सोर्स बता दो, ऐसा ही अल्ट्रावायलेट है और एक्सरे भी है। ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्जुगेट फोकस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे हम, और पैरेलैक्स भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। पैरेलैक्स क्या होता है, यहाँ से ऑप्टिक्स वाले टॉपिक स्टार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स वाले, और रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट और इसके लॉ बताने हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। देखो हर एक चैप्टर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन तो हर चैप्टर से लेना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पिछली बार भी रैंडम क्वेश्चन दर से पूछे थे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया था, इस बार भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो कहीं से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इस स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक है। जैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके 2 फैक्टर बताने हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंस बताना है रेफ्रेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपको ये पेपर में देखने को मिले, है ना। अच्छा, पेपर होने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मिले। लास्ट ईयर मैंने करा था, मैंने पहले ऐसे ही पेपर दे दिया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था, और जिस दिन पेपर था उसी दिन मैंने उस पेपर में से जो कंक्लूजन निकाला था उसमें मैंने बताया है कि कितने क्वेश्चन लगभग आए थे हमारे पेपर से। तो ये मान के चले कम से कम 80% टू 90% पेपर एक जैसा मिला था, एक जैसा सिमिलर, मतलब कोई भी चेंज नहीं था। ठीक है, चलिए इधर देखिए, डिफाइन क्रिटिकल एंगल क्या होता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्निफिकेशन क्या है, उसकी यूनिट तो होती नहीं है, ये भी पूछा गया है, लेकिन यूनिट लिखा है तो आपको बताना रहेगा, इट हैज नो यूनिट। अच्छा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपको इसका एक पीडीएफ भी बनाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, फिर उस पीडीएफ में मैं मार्क कर दूंगा या मैं बोल्ड कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक बार बोर्ड चेक करना चाहूंगा कैसा दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, 1 मिनट आप इसको देख लें आराम से। ठीक है, सारी चीजें सही दिख रहा है। चलिए, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है ना, यहाँ से ये वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ये हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों किसके हैं, ये हमारे टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स के। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे इसे। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है। ये सारे थ्योरी के ही क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल जो आएगा वो मैं आगे बता दूंगा, 2 नंबर या 3 नंबर में न्यूमेरिकल भी आते हैं। अच्छा, राइट हाइजेंस प्रिंसिपल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है,
इसके बाद हम आएंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे। तो डुअल नेचर में जैसे डी ब्रॉय वेव क्या होता है और उसकी इक्वेशन बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैटर वेव्स क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। ये दो ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हैं लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए मार्क कर दिए हैं। ठीक है, देखो करने आपको सारे क्वेश्चन ही है ना, सारे क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन जो मैं टिक कर रहा हूँ ये तो आने ही चाहिए, और बाकी जो मैंने बताया है इनको करके ही जाना है। देखो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी लास्ट एंड में पढ़ना जानते हैं, वो लोग ये सारे क्वेश्चन करके ही जाएंगे। साल भर आपने नहीं पढ़ा, इट्स ओके, लेकिन अब आपको पढ़ना है। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट वो तो आपको आने ही चाहिए। अब जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाती है। और इसके बाद एटम्स में आ जाए तो देखो 3 क्वेश्चन मैंने ड्यूअल के बताए ना। एटम्स में आ जाए, जैसे पहला है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम, किसने डिस्कवर करा था, रदरफोर्ड का नाम आ जाएगा। और इसके बाद डायग्राम बनाना है ना, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद राइट द कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन बताना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्या होता है। और आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। इस चैप्टर में आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके 2 एग्जाम्पल, और आइसोबार्स क्या उसके 2 एग्जाम्पल, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। फिर न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में अगर जाएं तो लिखा है डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मैं जो जो टिक कर रहा हूं ना वो तो आपको आने ही चाहिए दिमाग में हमेशा। ठीक है, देखिए यहाँ के कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 42 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर में, है ना। 42 में मैंने कुछ में टिक कर दिए हैं, जिसमें टिक करें मेरे हिसाब से वो पेपर में वही आएगा, है ना, मेरे हिसाब से। बाकी ये जो मैंने बताया ये तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। जैसे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं रहता है। दोनों का ये सोचो कि कोई किसी की लेंथ ज्यादा होगी या कोई लेंथी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों एक जैसे हैं। वो पेपर बनाते समय, सेट करते समय अपने हिसाब से दे दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि पहले चैप्टर के बारे में अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। इस बार हो सकता है आपको गॉस थ्योरम देखने को मिले, क्योंकि कई साल से गॉस थ्योरम नहीं पूछी जा रही है ना। तो गॉस थ्योरम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक रहा है एमपी बोर्ड का, तो हो सकता है इस बार गॉस थ्योरम आपको देखने को मिले। ठीक है, 4 नंबर में, 3 में भी नहीं मिलेगी, 4 मार्क्स में मिलेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी आना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। अच्छा, इन क्वेश्चन में अगर किसी में भी डाउट होता है आप जा सकते हो, मैंने 2024 के लिए पूरे वीडियो मैंने बना रखे हैं 12th क्लास के, है ना। पूरे डेरिवेशन करा रखे हैं, न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं। अगर सीबीएसई के हिसाब से जाना चाहो तो सीबीएसई के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। मैंने सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं और थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। अच्छा, थ्योरी में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो एक जैसा ही रहता है, वो ना तो स्टेट बोर्ड से मतलब है ना तो सीबीएसई से। तो अगर किसी डेरिवेशन में या किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप किसी भी उस चैप्टर में जाके उसको देख सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलिए अगला क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड राइट इट्स फैक्टर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना, उसके फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही क्वेश्चन है। फिर आते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इफ 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, सीरीज और पैरेलल में से कोई एक आता है, या तो सीरीज का पूछेगा या तो पैरेलल का पूछेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछता है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये एक पूछता है। अगर 4 का पूछेगा तो हो सकता है दोनों आ जाए, बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि 4 नंबर में ये दोनों पूछे, 2 नहीं पूछेगा, है ना। नॉर्मली एक ही पूछता है, और जो पूछता है वो नॉर्मली हमें सीरीज वाला देखने को मिलेगा जब बात होगी कैपेसिटर की। ठीक है, अगला क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यही बहुत पूछा जाता था, अभी कुछ सालों से दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है इस बार ये देखने को मिले आपको। ठीक है, तो मतलब ये 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आने चाहिए, मेरे हिसाब से आने चाहिए, है ना। और वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा जिस दिन पेपर होगा ना आपका, उसके बाद 4 तारीख को ही पेपर होगा, मैं 4 तारीख को ही बताऊंगा इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है, क्या है, स्टेट ओम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन। हमें ओम्स लॉ बताना है क्या होता है और उसकी लिमिटेशन लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिफरेंस लिखना है। तो देखो जब भी डिफरेंस कभी आए ना तो आपको 4 डिफरेंस रेडी रखना ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का पूछेगा तो 4 डिफरेंस, 3 का पूछेगा तो 3, हो सकता है कभी 2 नंबर में पूछना चाहे तो इसको पूछ सकता है।
ऐसा नहीं है कि ये जैसे 4 नंबर में तो 4 में ही पूछे, इसको 2 में भी डिवाइड कर सकता है वो। भाई 2 डिफरेंस पूछेगा तो 2 नंबर में आ जाएगा, है ना। इसके बाद स्टेट किरचॉफ्स लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ भी पूछे जाते हैं, केवीएल और केसीएल। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना रहता है, सिर्फ नाम बताना रहता है, स्टेटमेंट देना रहता है। जैसे केवीएल में बहुत एक्सपेंशन है, तो आपको से स्टेटमेंट दे दिया, सर्किट बना दिया, इक्वेशन लिख दी, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेट बोलेगा तो सिर्फ स्टेटमेंट दे देना है, फॉर्मूला लिख दिया उसका डायरेक्ट, कोई नेटवर्क में लूप लगाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इफ 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आएगा या तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो दोनों है तो इंपॉर्टेंट, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल ही पूछा जाता है, सीरीज का बहुत ही कम पूछता है, तो इसलिए पैरेलल का मैंने बताया है। इसके बाद राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस से पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मैं ये डबल टिक जो लगा रहा हूं ना, ये मेरे हिसाब से है कि ये यही आएंगे, है ना। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट है इनमें ये भी हो सकता है आ जाए, ये भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डबल टिक लगा रहा हूं मैं बता रहा हूं इनमें से ही आएगा। और अगर कभी इनमें से आता है तो ये मान लेना कि फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है मुझे, है ना। मान के लेना, वैसे थोड़ा थोड़ा तो है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ही है, बहुत कम, ठीक है। बाकी आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन हमने लिए हैं मैग्नेट के, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेट का क्वेश्चन जैसे लिखा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पिछली साल इसका नहीं आया था क्वेश्चन, स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल में, तो इस बार हो सकता है डेरिवेशन इसका पूछे, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद क्या, राइट द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डाया पैरा फेरो विथ एग्जांपल। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन तो बहुत रेयर है कि तीनों का ऐसा डिफरेंस पूछे, लेकिन नॉर्मली क्या करता है वो एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई करना है मटेरियल कौन सा है और इसके बाद 2 यूजेस लिखने, ऐसा करके क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। ऐसा डिफरेंस तो नॉर्मली नहीं पूछता है, बट ये जरूर है कि इसका एग्जाम्पल दे देगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल दे दे, एल्यूमिनियम दे दिया, अब आइडेंटिफाई करना है कि डाया है कि पैरा है कि फेरो है, तो आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके बाद व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस साल आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टर ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे गेस हैं, पिछले साल भी गेस मिला था, हर साल लगभग मेरा गेस मिलता है, जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स आते हैं, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, गारंटी कभी नहीं दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करिए उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए, अच्छा ट्रांसफार्मर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी वाले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ईएमआई और एसी, ये दोनों जो चैप्टर है ना, एक यूनिट मिलके आते हैं, तो दोनों में से किसी एक चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो ये 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 में से हो सकता है दोनों आपको देखने को मिले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका डायग्राम बनाना है, उसका प्रिंसिपल लिखना है, और उसका जो फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूला भी आपको बताना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगली वाली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक। जैसे स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे लॉ पूछा जाता है, स्टेटमेंट देना रहता है। और व्हाट इज एसी जनरेटर, देखो जनरेटर मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि कई सालों से जनरेटर पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इस बार जनरेटर भी देखने को मिल सके, लेकिन चांसेस कम है कंपेयर टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से अगर कंपेयर करें ना तो कम चांसेस है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएमडब्ल्यू के बारे में। जैसे ईएमडब्ल्यू में सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर का, तो उसमें डायरेक्ट आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो आपको एटलीस्ट 4 प्रॉपर्टी तो याद ही रखनी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी से 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बता दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम पे ट्रेवल करती है कि नहीं, है ना, ऐसे पूछ सकता है उसमें, ठीक है। अच्छा, ये लेंस मेकर ऑप्टिक्स वाले में आ जाए, रे ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन लेंसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए इस बार, है ना, इस बार आना चाहिए ये वाला डेरिवेशन। इसके बाद है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, ये दूसरा है, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, तो ये भी डेरिवेशन हो सकता है इस बार देखने को मिले, तो ये तो पक्का मिलेगा, लेंस मेकर तो मिलना ही मिलना चाहिए,
या तो लेंस मेकर का डेरिवेशन आएगा या तो लेंस मेकर का न्यूमेरिकल आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता इसको आने से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब ये सोच रहे होगा कि आपको सिर्फ 20-25 क्वेश्चन कोई दे दे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन मैं जो टिक कर रहा हूँ तो ये तो आने ही चाहिए, बाकी करने देखो पूरे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना। कभी ये ना हो कि आपने बोला कि नहीं सर ने जो डबल टिक करे वही कर ले गए और वहां नहीं आया, फिर बोल रहे हो कि यार ये लो सर के परिवार को याद कर रहे हो, गलत बात है ना। इस बात का ध्यान रखना। चलिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इस बार पूछा जा सकता है ना। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, डिफरेंस आप देख लेना, 3 डिफरेंस देखना, 4 नंबर का बहुत कम पूछा जाता है इसलिए 3 लिखा है मैंने। देखो मैं जो गेस कर रहा हूँ ना, ये गेस मैंने ऐसे ही हवा में नहीं करे हैं, मैंने पेपर देखे हैं, कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 12 सालों से मैं फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ, 12th क्लास 12 सालों से। नीट की क्लास भी लेता हूँ, JEE भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में CPAT, PAT और नीट हो गया जिसको PMT बोलते थे, ये सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मैंने पहले करा रखी है और अभी भी मैं नीट की करंट बैच लेता हूँ, ठीक है। 12th CBSE, 12th MP बोर्ड, 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस में लेता हूँ। 11 लगभग 2012 11 के बाद से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो मैंने एनालिसिस करा है कि पेपर कैसा आता है, किस टाइप से आ सकता है, उस एनालिसिस के बिहाफ में मैंने बताया है। ये नहीं कि रात को सोया सुबह लगा दिया कि ये आएंगे, मैंने स्लाइड बनाई है, इसका मतलब है कि मैंने सोच समझ के बनाया होगा, ठीक है। तो आप ये अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना, जितना हो सके उतना लोगों को बता दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, है ना। जहां भी जा सके, जिसके पास भी जाए, सारे लोग पढ़ने चाहिए, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड इट्स वर्किंग। देखो कई सालों से ऑप्टिकल फाइबर नहीं पूछा गया है, तो इस बार इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। क्योंकि TIR का क्वेश्चन आ नहीं रहा है, TIR का क्वेश्चन आता है तो या तो फिर ऑप्टिकल फाइबर आएगा, तो TIR का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा या तो ऑप्टिकल फाइबर डायरेक्ट पूछेगा, तो मैंने ऑप्टिकल फाइबर को ज्यादा प्रेफरेंस दी है इस बार। अच्छा अगला क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में डिफरेंस पूछा जाता है। देखो वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, ज्यादा वेटेज नहीं रहता है, लेकिन डिफरेंस 2 नंबर 3 नंबर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद आते हैं डुअल नेचर पे, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही एक क्वेश्चन मैंने डुअल नेचर का दिया है, क्योंकि डुअल नेचर के उधर 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, 2 या 3, तो एक ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं एटम्स में, तो राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एटम का क्वेश्चन है, पोस्टुलेट लिखने रहते हैं 2 3 4 जितने पूछना चाहे, नॉर्मली तो 2 ही पूछता है, बट आप चारों करके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगली स्लाइड क्या है। अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 29 तक। 25 क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन। इस बार हो सकता है फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस पूछा जाए, पिछली बार उन्होंने फिजन और फ्यूजन पूछा था, इस बार डिफरेंस पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। अगर पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो इसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। नॉर्मली ये CBSE में ज्यादा पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में आया नहीं है, बट अगर पेपर देखो पिछली बार पेपर कैसा आया था, थोड़ा सा चेंजेस आए थे, न्यूमेरिकल्स आ गए थे सडन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो पहली बार देखे गए, अलग अलग टाइप के। देखो MP बोर्ड क्या कर रहा है ना, पैटर्न रिपीट करता है हर बार, लेकिन पिछले साल का जो पेपर आया उसमें पैटर्न में नया थोड़ा देखने को मिला, कई सारे क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिले, न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिली, न्यूमेरिकल भी कई सारे आए थे, तो उन सबको देखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी ऐसा आड़ा तिरछा क्वेश्चन आता है ना, तो वो ही आ सकता है। अगला है राइट द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, सेमीकंडक्टर का ये ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार आएगा ही आएगा, कंफर्म है। और या तो एक ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, रेक्टिफायर क्या होता है, व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम बताना है फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ इस बार। और एक हमारे पास P टाइप और N टाइप, ये 3 ही क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछे जाते हैं इस बार, जो आने जैसा है मैंने इन 2 को टिक करा, एक और ये 2। P टाइप N टाइप को मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि इन 2 में से आएगा। अभी सोचोगे सर ने तो मना ही कर दिया, तो मना नहीं हो सकता ये आ जाए, फिर नहीं बोलना कि आपने बोला तो यही 2 आएंगे, तो है नहीं, तीनों इंपॉर्टेंट, बस मैं अगर पेपर बनाता तो ये 2 में से कोई एक देता। और मैं पेपर बनाता हूँ हर बार अपने स्कूल के, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल भी पढ़ाता हूँ ना, अभी थोड़ा स्कूल मैं ड्रॉप कर रखे हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल का थोड़ा हैंड MP बोर्ड वालों बच्चों का कम रहता है। क्या होता है, MP बोर्ड में न्यूमेरिकल कम आते थे, इसलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बच्चे कम करते हैं, टीचर तो सारे कराते ही कराते हैं,
जितने भी स्कूल के टीचर है सारे न्यूमेरिकल कराते हैं, लेकिन बच्चों का हैंड थोड़ा वीक रहता है, न्यूमेरिकल हैंड जो रहता है वो वीक रहता है, लेकिन हमें इसे पढ़ना है। तो ज़्यादा मैंने क्वेश्चन दिए नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, सिर्फ 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। तो देखें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता है, वो क्या है, पहला क्वेश्चन देखें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन है ना। इसके बाद अगर देखें दूसरा, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले आपको, सेकंड वाला, ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस 9e + e, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, आप चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके आप कोई भी टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक देख सकते हैं, सारे मैंने बता रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो सकता है कभी कि ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जाए। इसमें क्या करेगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स दे देगा, उनको कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद उनसे पोटेंशियल पूछ लेगा कि बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल बताओ या बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस बताओ, इस टाइप का पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें मैं डबल टिक कर रहा हूं वो तो आप करके ही जाओगे, न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट ये पूरे करके जाओगे आप। 20 क्वेश्चन ही बताए हैं, तो 20 क्वेश्चन का पैटर्न आपको आना चाहिए, पूरे 20 क्वेश्चन का पैटर्न आना ही चाहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट आए तो मेरे को फोन लगा देना, मैं नंबर भी दूंगा, फोन लगा देना, मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दूंगा, बाकायदा समझा भी दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए ये है हॉलो मेटेलिक स्फीयर। अब देखिए ये पोटेंशियल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है ना, पोटेंशियल के लिए आया आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पोटेंशियल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आए तो आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर मैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे हुआ और क्या है सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल वाले टॉपिक का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इस बार ज्यादा है, इसको छोड़ देते हैं अभी, और इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के भी आप में, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन था, 2 चार्ज दे दिए थे, दोनों चार्ज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रखा था, अब बोला था बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज करे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल पूछे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इसके बाद 3 कैपेसिटर है, आपको कंबाइन करके इतना इतना बनाना है, हमारे पास 3 कैपेसिटर दिए, 3-3 माइक्रोफेरेड के, इनको ऐसा कंबाइन करना है कि ये इतना बने या इतना बने, ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस बार हो सकता है आ जाए, नया पैटर्न है, आज तक एमपी बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ये पैटर्न आ सकता है ना, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, अभी तक जो क्वेश्चन एमपी बोर्ड पूछता आया है ना, वो इस हिसाब से पूछा है, उसने 3 कैपेसिटर दे दिए, अब बोला कि अगर तीनों पैरेलल में लगे हों या तीनों सीरीज में लगे हों तो टोटल कितना होगा कैपेसिटेंस, ऐसा आया है। लेकिन ऐसा पैटर्न पहली बार हो सकता है देखने को मिले, नया पैटर्न भी आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हर बार के पेपर की तरह क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है भाई, नयापन भी तो कुछ देगा, क्योंकि पिछले साल को देखते हुए लग गया है कि एमपी बोर्ड का इरादा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसा सीबीएसई करता है ना हर साल वेरिएशन, वैसे एमपी बोर्ड ही वेरिएशन करना स्टार्ट कर रहा है। पिछले साल रिजल्ट देख ही लिया होगा, बहुत कम गया था, है ना, इस बार वो आदत डाल रहा बच्चों की, आप लोग आदत धीरे धीरे जो अपनी हैबिट हो गई ना कि हाँ सर वो लास्ट के 1 महीने पढ़ लेंगे या न्यूमेरिकल नहीं करेंगे या 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लिए उनमें से हो गया, इस हिसाब से थोड़ा चेंजेस कर सकता है, लास्ट ईयर उन्होंने करा था ऐसा, तो उस बार रिजल्ट पिछली बार कई बच्चों खराब हुआ, बाकी फिजिक्स मैंने तो जो बताया था उसमें से आया था, तो हमारे यहाँ के बच्चे जो पेपर करके गए थे उनका तो अच्छा हो गया था, है ना, तो आप लोग भी पेपर करके ही जाना। चलिए देखिए, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 बल्ब ऑफ 100 वॉट एंड 400 वॉट इफ देयर वोल्टेज इज सेम, आपको रेजिस्टेंस बताना है, इनकी पावर दे देंगे 2 और रेजिस्टेंस बताना रहेगा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार देखने को मिले। क्या है, रेजिस्टेंस दिया रहेगा वायर का, बोलेगा इसकी लेंथ को हम 3 गुना कर दे या 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ध्यान रखेंगे इसका। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन क्या है, इस बार लेंथ एक बार हाफ करी और एरिया को चेंज करके डबल कर दिया, क्या करा, लेंथ देखो, लेंथ हाफ करी, एरिया डबल करा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके जैसा ही क्वेश्चन है ना, इसके जैसा ही है, आराम से आप देख सकते हो, बन जाएगा। अब आ जाते हैं इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन, क्या है, सर्कुलर कॉइल दिया है, 100 टर्न्स दिए हैं, 100 टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न का ध्यान रखेंगे, रेडियस दिया है, करंट दिया है और मैग्नीट्यूड बताना है,
सेंटर पे क्या होगा। तो इसका देखो डेरिवेशन मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार ये वाला पैटर्न या तो न्यूमेरिकल मिलेगा या तो इसका डेरिवेशन मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो जो मैं बता रहा हूँ ना, उनको आप टिक करते जाओ, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी जैसा भी लगे, है ना। कुछ समय बाद मैं इसका पीडीएफ जरूर अपलोड करूंगा, लेकिन समय लगेगा उसके लिए, ठीक है। मैं इसको ऐसा का ऐसा अपलोड जरूर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उनको सुनना भी है, ये नहीं कि सिर्फ पेपर देख लिए, ये सिर्फ क्वेश्चन देख लिए हो गया। मैं कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताता भी हूँ, है ना। जैसे अभी बता रहा हूँ कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो भाई जब मैं ये अपलोड करूंगा तो दिखेगा तो है नहीं कि सर ने क्या बोला था, वो तो इसी ये दिखेगा, है ना। चलिए इसमें देखो, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर, पैरेलल स्ट्रेट वायर का है क्वेश्चन। इसमें दो वायर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, दोनों में करंट जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा। आपको दोनों के बीच में फोर्स बताना रहेगा कि फोर्स कितना लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स, क्या लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस सेक्शन ऑफ वायर। तो फोर्स का क्वेश्चन है, दो पैरेलल वायर का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे आप। अब ये देखें क्या लिखा है, a wire through which a current 8 ampere flowing makes angle 30 degree with the direction of magnetic field of this, calculate the force acting on the wire। ये भी इंपॉर्टेंट है, नया है, अभी तक आया नहीं है इसका क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाए आपको। मैग्नेट के पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैग्नेट का हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन देखो आ ही नहीं पा रहा, लॉन्ग क्वेश्चन आ नहीं पा रहा, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इसका, इसलिए न्यूमेरिकल पूछा पिछली बार, तो न्यूमेरिकल में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा ये एक क्वेश्चन देखें, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट का। क्या करेगा, एक आपको मैग्नेटिक वायर देगा जिसकी लेंथ L होगी, उसका डायपोल मोमेंट M है। फिर क्या बोलेगा, इसी को हम सेमी सर्कल बना दें, क्या बना दें, बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल बना देंगे तो उसका नया डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नेटिज्म का कोई क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक ये हमारा हो गया, मतलब जितने न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ इनको आप लोग अच्छे से नोट करते चलें, और सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आए तो आप पूछ भी लेना, है ना। आई थिंक अब 1-2 स्लाइड ही रह गई है, हाँ ये 14 से 16 है, फिर एक लास्ट स्लाइड है, हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आता हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कोई खास तो नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल ये बनाया है मैंने रे ऑप्टिक्स का। अच्छा एक और देखें यहाँ पर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस, देन व्हाट इज द पोजीशन नेचर, आल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। ये हमें लेंस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो नया पैटर्न देखने को ना मिले, मैं चाह रहा हूं कि नया ऐसा ना मिले सडन की नया क्वेश्चन आ गया और आपको दिक्कत आए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार न्यूमेरिकल आ जाए ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कोई खास होता नहीं है, डायरेक्ट डेटा देता है, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले याद रखोगे तो हो जाएगा। मैं फॉर्मूले भी एक दिन डिस्कस कर लूंगा सारे, है ना, फॉर्मूले भी मैं डिस्कस कर लूंगा एक दिन, पूरे फॉर्मूले में आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन में जो फॉर्मूले मिल जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और ये मैच कॉलम वगैरह में मिलते हैं, है ना। ये देखिए एक क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, इफ इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, देन फाइंड आउट इट्स नेचर एंड फोकल लेंथ। लेंस मेकर फॉर्मूले का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये और एक ये, दो में से लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, लेंस मेकर फॉर्मूले का या तो न्यूमेरिकल आएगा और या तो डेरिवेशन आएगा, आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है लेंस मेकर के, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, मैं सारे बता दूंगा। मैं भी एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं कराना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन देने आया हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सॉल्यूशन जब बताना होगा, अगर पूछ लोगे तो मैं सॉल्यूशन भी इनके पूरे बता दूंगा, सभी के पूरे पेपर को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस वन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है डुअल नेचर का, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम बताना रहता है। तो अगर मान लो डुअल नेचर का कभी न्यूमेरिकल आता है तो यही न्यूमेरिकल आएगा, या तो एनर्जी पूछेगा और या तो मोमेंटम पूछेगा, ज्यादा तो आता नहीं है तो बहुत सारे पैटर्न, लेकिन 2 ही यही एवरेज पैटर्न है जो कि पूछा जाता था एमपी बोर्ड में पहले भी, हो सकता है इस बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 2 लेंस दे देगा, इनकी पावर दे देगा और उनको बोलेगा दोनों लेंस को हमने ज्वाइन करके रख दिया, अब उसका टोटल पावर बताना है और पूरे का फोकल लेंथ बताना है और नेचर बताना है, ठीक है। इसमें करते क्या है, पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं,
पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2, अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस है दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, अगर एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव की पावर तो नेगेटिव होती है ना। फिर इसके अगर पावर आ जाएगी तो फोकल लेंथ 1/, कर देंगे, 1/f होता है। और नेचर का ध्यान रखना, अगर पावर नेगेटिव आती है तो नेचर डाइवर्जिंग होगा, पावर पॉजिटिव आती है तो कन्वर्जिंग होगा। मैंने सोचा लास्ट में जाते जाते कुछ चीजें तो बता ही दूं कि इनका क्या क्या आंसर होगा, है ना। तो ये हमारा फाइनली 20 क्वेश्चन आई थिंक दिए थे मैंने, ये कंप्लीट हो गया आपके, है ना। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का, और ऑल द बेस्ट भी मेरी तरफ से। मैं सभी लोगों को ये ऐसा चाहता हूँ कि सब लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में, क्योंकि देखो रिजल्ट जो है ना वो आपका पूरे साल की मेहनत का जो कंक्लूजन रहेगा वो रिजल्ट रहेगा। कोई भी आपको अगर जज करेगा तो रिजल्ट से ही जज करेगा। बाकी देखो आपका नॉलेज जो है ना उससे संभाल के रखो, सारी चीज़ें आपका नॉलेज करेगा, आगे आपको नॉलेज लेके जाएगा। आपको कितना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, हिंदी, इंग्लिश जो भी आता है, मेन जो सब्जेक्ट है आपको कितना नॉलेज है वही सब कुछ देगा, वही सब कुछ देगा आपको। इंपॉर्टेंट क्योंकि वही है। देखो नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, कम हो सकते हैं आ जाए, ज़्यादा भी हो सकते हैं आ जाए, लेकिन लोग जो जज करते हैं वो मार्क्स के हिसाब से जज करते हैं। इस वजह से हमें अच्छा परफॉर्म करना है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं, तो आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि रिजल्ट अच्छा हो, ताकि आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे। उन्हें ये नहीं पता कि आपको कितना नॉलेज है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है नॉलेज ज़्यादा बेटर चीज़ है रिजल्ट से। आपको नॉलेज जितना अच्छा होगा ना उतना बेटर रहेगा, और अगर किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज है ना तो आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। इन केस होता है कभी कभी कि नहीं हो पाता, बहुत रेयर ऐसा होता है। बाकी अगर आपको अच्छा सा नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंस अच्छा है, घबराते नहीं हैं आप, तो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आप लोग ऐसे ही आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।